लेक्चर 15। पेज 126। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इन्हें कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या जीव झिल्ली भी कहते हैं। पादप कोशिका में द्वितीय परत तथा जंतु कोशिका में एकमात्र परत। यह सजीव होती है। यह अर्धपारगम्य होती है, अर्थात यह चयनात्मक गुण रखती है, यानी इससे होकर सभी प्रकार के पदार्थ आर पार नहीं हो सकते। रासायनिक संगठन। प्रोटीन जोड़ वसा। नोट माइनस बहुत कम मात्रा में अर्थात 1 से 5% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। प्रोटीन ग्रेटर देन वसा, ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। नोट माइनस कोशिका झिल्ली से संबंधित फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन सिंगर और निकलसन ने किया था 1972। पेज 127। कोशिका झिल्ली के मुख्य कार्य। 1. डिफ्यूजन विसरण। 2. ऑस्मोसिस परासरण। 3. परमिएबिलिटी पारगम्यता। डिफ्यूजन विसरण। डायग्राम विवरण। नोट्स में एक बॉक्स को 2 भागों में विभाजित दिखाया गया है। बाईं ओर कणों की संख्या अधिक है, जिसे उच्च सांद्रता कहा गया है, और दाईं ओर कणों की संख्या कम है, जिसे निम्न सांद्रता कहा गया है। एक तीर का निशान उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह को दर्शा रहा है। जब उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होने लगता है तो वही घटना विसरण कहलाती है। यह प्रक्रिया साम्यावस्था होने तक चलती रहती है, जैसे हमारे फेफड़े द्वारा गैसों का आदान प्रदान, कोशिकाओं में हार्मोन का आदान प्रदान। नोट माइनस तापमान बढ़ने पर विसरण बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर भी विसरण बढ़ जाता है। पेज 128। ऑस्मोसिस परासरण। डायग्राम विवरण। यहाँ एक पात्र को एक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन द्वारा 2 भागों ए और बी में बांटा गया है। भाग बी में 20 ग्राम चीनी है, सांद्रता निम्न। भाग ए में 200 ग्राम चीनी है, सांद्रता उच्च। तीर का निशान बी से ए की ओर निम्न से उच्च सांद्रता की ओर जाते हुए दिखाया गया है, जो विसरण के ठीक विपरीत प्रक्रिया है। परासरण के तहत विलय के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह होता है। प्लाज्मोलाइसिस। फ्लोचार्ट व डायग्राम विवरण। यहाँ एक कोशिका सेल को साबुन के पानी के घोल में डूबा हुआ दिखाया गया है। कोशिका के अंदर H_2O की सांद्रता कम है। बाहर साबुन घोल सांद्रता ज्यादा है। प्रक्रिया का क्रम। कोशिका से H_2O बाहर निकलता है। राइट एरो कोशिका में सिकुड़न आती है। राइट एरो अंततः सेल डेथ हो जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा गया है। पेज 129। जब कोई कोशिका किसी उच्च सांद्रता वाली विलयन के संपर्क में आती है तो परासरण विधि शुरू हो जाती है और कोशिका का जल, जो कि निम्न सांद्रता वाला है, उच्च सांद्रता वाले विलयन में निकल जाता है और धीरे धीरे कोशिका में पानी की कमी हो जाती है। अतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है और यही घटना प्लाज्मोलिसिस कहलाती है। नोट माइनस डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जैसे रसगुल्ला, अचार आदि गाढ़े विलयन, जो कि उच्च सांद्रता वाले होते हैं, के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है क्योंकि प्लाज्मोलिसिस प्रक्रिया हो जाती है। परासरण के अन्य उदाहरण। डायग्राम विवरण। पेड़ का चित्र। एक पेड़ के चित्र के माध्यम से जल के परिवहन को समझाया गया है। जाइलम ऊतक, यह खनिज व जल का ट्रांसपोर्ट परिवहन करता है। जड़ रूट, यहाँ शुगर और सॉल्ट होने के कारण सांद्रता उच्च होती है। मिट्टी सॉइल, यहाँ सांद्रता निम्न होती है। इसके कारण मिट्टी से जल जड़ों की ओर स्वतः खिंचा चला आता है। पेज 130। 1. पेड़ की जड़ों में सॉल्ट और शुगर की उपलब्धता होता है, अतः ये उच्च सांद्रता प्रदर्शित करती है, तथा मृदा में मौजूद पानी निम्न सांद्रता वाले होते हैं, इसलिए परासरण विधि से जड़ें जल ग्रहण कर लेती हैं। 2. हमारा आरबीसी और परासरण। ए. हाइपोटोनिक विलयन माइनस जब हमारी आरबीसी कोशिका किसी साफ जल में प्रवेश करती है तो उसमें सूजन हो जाता है, क्योंकि परासरण के कारण जल की मात्रा आरबीसी में ज्यादा हो जाती है। इस घटना को हेमोलिसिस कहा जाता है। और बी. हाइपरटोनिक विलयन माइनस जब हमारी आरबीसी कोशिका किसी लवण युक्त जल में यानी समुद्री जल में प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में आरबीसी सिकुड़ जाती है और इसे क्रेनेशन कहा जाता है। 3. जब हमारा पाचन तंत्र कार्य कर रहा होता है तब हमारी आंत ऑस्मोसिस के द्वारा जल ग्रहण कर लेती है और उसे रक्त में प्रवेश कराती है। अधिक पानी पीने से शरीर में सूजन आ सकती है। पेज 131। किशमिश और चने पानी में भिगाने पर परासरण के कारण ही फूल जाते हैं। नोट माइनस परासरण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए केवल अर्धपारगम्य झिल्ली तथा निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है। नोट माइनस केशिकात्व की घटना निर्जीव में होती है और जाइलम इसी विधि के द्वारा जल और खनिज को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल।
वर्गीकरण फ्लोचार्ट विवरण। नोट्स में कोशिकांगों को उनके ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली की परतों के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 1. दोहरी झिल्ली वाले माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। 2. एकल झिल्ली वाले अंतःप्रद्रव्य जालिका, गाल्जिकाय गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम लयनकाय। 3. बिना झिल्ली वाले राइबोसोम और सेंट्रोसोम तारककाय। पेज 132। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। सामान्य परिचय। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है और इसे कोशिका अथवा शरीर का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। रासायनिक समीकरण फ्लोचार्ट C_6 H_12O_6 जोड़ O_2X राइट एरो माइटोकॉन्ड्रिया ATP जोड़ CO_2 जोड़ H_2O वाष्प। यहाँ ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना डायग्राम विवरण। नोट्स में एक अंडाकार संरचना बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाया गया है। बाह्य परत, इसे चिकनी बताया गया है। आंतरिक परत, यह उंगलीनुमा संरचना के रूप में दिखाई गई है। मैट्रिक्स, आंतरिक भाग जिसमें DNA A, mDNA, राइबोसोम और ऑक्सीसोम F0 अथवा F1 कण मौजूद हैं। पेज 133। माइटोकॉन्ड्रिया की पहली परत चिकनी होती है और दूसरी परत उंगलीनुमा रचना वाली होती है जिसे क्रिस्टे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का DNA और राइबोसोम पाया जाता है, अतः ये कुछ मात्रा का प्रोटीन स्वयं बना सकता है। अर्ध स्वायत्त अंग फ्लोचार्ट विवरण। यहाँ एक आरेख द्वारा समझाया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना mDNA और राइबोसोम होता है जिससे वो स्वयं फ्यू अमाउंट प्रोटीन, थोड़ी मात्रा में प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। इसी कारण इसे अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि पूरा आंतरिक भाग है, DNA, राइबोसोम, ऑक्सीसोम। पेज 134। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ऑक्सीसोम होता है जिसे F_0 या F_1 कण कहते हैं और इसी के द्वारा ATP का निर्माण कराया जाता है। मानव प्रजनन तथा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रजनन प्रक्रिया डायग्राम विवरण। यहाँ शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 1. स्पर्म मेल, इसमें केंद्रक 23 गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना है। 2. एग फीमेल, इसमें भी केंद्रक 23 गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया है। निषेचन फ्लोचार्ट विवरण। निषेचन के समय स्पर्म का केवल केंद्रक ही अंडाणु के भीतर प्रवेश करता है, अतः निषेचित अंडा फर्टिलाइज्ड एग में पिता का केंद्रक, माता का केंद्रक और केवल माता का माइटोकॉन्ड्रिया ही बचता है। ये निषेचित अंडा एम्ब्रियो भ्रूण बनता है और 9 माह बाद एक स्वस्थ शिशु में विकसित होता है। पेज 135। हमारे शरीर की माइटोकॉन्ड्रिया हमें मां से प्राप्त होती है, पिता का इसमें कोई रोल नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, अतः DNA में जीन होता है। इसलिए हमारे भीतर आनुवांशिक रूप से कुछ जीन माता के ज्यादा होते हैं। इसे एक्स्ट्रा मैटर्नल अर्थात मातृत्व गुण कहा जाता है। पिता की तुलना में मां के 37 जीन ज्यादा होते हैं। लगभग अधिकांश आनुवांशिक बीमारियां माइटोकॉन्ड्रियल DNA के द्वारा स्थानांतरित होती हैं, इसलिए महिलाएं आनुवांशिक बीमारियों की वाहक हो जाती हैं। नोट माइनस जब महिला के एग में माइटोकॉन्ड्रिया के स्तर पर खराबी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में 3 पैरेंट बेबी तकनीक का उपयोग किया जाता है।